बात करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। एरे हम लोग कर चुके हैं, तो एरे का ही नेक्स्ट इटरेशन है लिंक लिस्ट। जैसे एरे का नेक्स्ट इटरेशन होता है डायनेमिक एरे, जो हम लोग देख चुके हैं। सी में पहले से ही होता है वेक्टर के फॉर्म में, जावा में एरे लिस्ट करके होता है, और पाइथन में बाय डिफॉल्ट लिस्ट करके होता है। सर एरे में एक ही टाइप के डाटा स्टोर होता है और एक ही जगह में स्टोर होता है। वन टाइप ऑफ डेटा और सिंगल प्लेस। यस सर। अच्छा, ठीक है। एरे की ये प्रॉपर्टी सही है कि वन टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि आप एक सिंगल डेटा टाइप आपका हो सकता है एरे में, सिंगल डेटा टाइप। वन प्लेस टू स्टोर की जगह एक बेटर वर्डिंग होगी, वो होगी कि आपकी कंटिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए। कंटिन्यूअस मेमोरी से क्या मतलब था कि अगर मान लो मेरे पास ये एक रैम का ब्लॉक है, मान लो कि अगर ये एक मेमोरी का ब्लॉक है, और अभी वैसे जनरली तो आपका एक इंटीजर ही 4 बाइट का हो जाता है, बट अगर मेरे पास 4 नंबर्स का एरे है, ठीक है, 4 नंबर्स का एरे है, तो वो नंबर से मेरे पास 1 3 5 7, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया ये बताने के लिए कि ये एरे है। ओके, 4 नंबर्स का एरे है 1 3 5 7, और मानते हैं कि एक नंबर अभी एक ब्लॉक लेता है, एक एक स्क्वायर ब्लॉक को ये वो एक नंबर लेता है। तो एरे के साथ कंडीशन है कि मैं जहां पर भी इनको रखूंगा, ये चारों के चारों एक साथ होने चाहिए। मतलब ये 1 3 5 7 ऐसे होने चाहिए, या फिर 1 3 5 7, मतलब 17 18 19 20 ये सेम सीक्वेंस में ब्लॉक्स हैं, या फिर कहीं पर भी 1 3 5 7 ऐसे होने चाहिए। मैं इनको सेपरेटली नहीं कर सकता हूं, मुझे हमेशा इनको एक सीक्वेंस में एक साथ में ही रखना पड़ेगा। इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है कि मान लीजिए मेरे पास ये सारी मेमोरी मेरी भरी हुई है, ठीक है, ये सारी भरी हुई है मेरे पास। अब मुझे 1357 को रखना है, और मान लीजिए यहाँ पर आगे मेमोरी नहीं है, भरी हुई, तो मैं नहीं रख सकता, मैं खाली 1 और 3 को रख सकता हूँ, ठीक है। मैं 5 7 को नहीं सेव कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास मेमोरी ही नहीं है। अच्छा, एक दूसरा सिनारियो सोचते हैं कि मेरे पास ठीक है, मेरे पास इधर 3 ब्लॉक खाली हैं, इधर 2 ब्लॉक खाली हैं, इधर 2 ब्लॉक खाली हैं, और इधर 1 ब्लॉक खाली है। अब मेरे पास जगह तो है, क्योंकि मेरे पास कितने हो गए? अच्छा, ये मेरे पास 5 और हैं, ठीक है, इसको ही मैं भर देता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, यहाँ पर एक एक ब्लॉक खाली है, यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर 2 खाली है, और 19 20 23 यहाँ पर 3 खाली है। अब मैं अगर मैं फिर से 1 3 5 7 एरे को रखना चाहूं, तो भी मैं इसमें फिट नहीं कर सकता। क्यों? कंटिन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि यहाँ पर मैं 1 डाल दूं, यहाँ 3 5 और यहाँ 7 ना। एरे के साथ सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमेशा सेम सीक्वेंस ऑफ मेमोरी में होना चाहिए, और इसके बारे में काफी डिस्कस किया है क्यों होना चाहिए और उससे क्या फायदे मिलते हैं हमें। Okay. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास लेकर आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या कहता है कि हो जगह होनी चाहिए चाहे जहां पर भी हो, ठीक है, जगह होनी चाहिए चाहे जहां पर भी हो, हम अपना बोरिया बिस्तर बिछा के काम कर लेंगे। तो ये क्या कहता है सर लिंक लिस्ट वेक्टर में कहता भी है? यही काम होता है। नहीं, वेक्टर में भी आपका कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। और सर वो डायनेमिक एरे जो क्रिएट करते हैं उसमें कंटीन्यूअस मेमोरी होती है। नहीं, तो वेक्टर इज अ डायनेमिक एरे। हाँ, एरे है तो कंटिन्यूअस मेमोरी होगी, चाहे डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि कंटिन्यूअस मेमोरी हमें नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो उस केस में लिंक लिस्ट काम करता है आपका। लिंक लिस्ट के और भी थोड़े फायदे हैं, वो हम बाद में देखेंगे, बट एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही फायदा है कि कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है, तो वहां पर आप सेव कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को टेढ़ा तिरछा कुछ भी करके। जैसे कि आप यहाँ पर 1 कर दो, क्या हो गया इसको,
अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप 1 कर दो, यहाँ पर आप 3 कर दो, यहाँ पर 5 कर दो, यहाँ पर 7 कर दो। तो लिंक लिस्ट हमारा जो हमारे पास बची खुची स्पेस है उन सबको ये उठा लेता है। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, अब कैसे करता है ये काम, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अभी तक मेरे पास खाली 1, 3, 5 और 7 ये 4 नंबर होते थे, ठीक है। इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी। जब हम इनको एरे में सेव करते थे तो इनका इंडेक्स मुझे मिल जाता था 0, 1, 2, 3। यहाँ पहले ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। लिंक लिस्ट में हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि आपके बाद कौन सा है। तो इसमें अगर आपने कहीं पर भी कभी देखा होगा लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो वो ऐसे डिनोट होता है 1, 3, 5, 7, एरो बने रहेंगे। ये एरो क्या करते हैं, ये एरो ये बताते हैं कि अभी तो मैं हूं, जैसे एरो ये बता देगा, ग्रीन से करता हूं, कि यहां पर मेरे सॉरी क्या हो गया, यहां पर मैं हूं, मेरे बाद आपको अच्छा इसको मैं थोड़ा अलग करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। 1 हूँ, ठीक है, 1 आ गया। इसके बाद आपको पॉइंट करना पड़ेगा कहीं पर किसी दूसरी लोकेशन पर। तो आपके पास दो चीजें रहेंगी, एक तो जो आपका नंबर है जिस वैल्यू को आप स्टोर कर रहे हो, और दूसरी चीज कौन सी नेक्स्ट लोकेशन है जहां पर वो आपके पास जा सकता है। तो मान लो कि मैंने इसे 29 पे डाल दिया, ठीक है। तो एक चीज क्या हो गई, नंबर, दूसरी चीज हो गई कौन सी नेक्स्ट लोकेशन है। दूसरा नंबर मेरा पास क्या है, 3 आया। 3 के बाद एक नंबर हो गया, इसके बाद नेक्स्ट लोकेशन, तो नेक्स्ट लोकेशन मान लो इसकी है 26, यहां पर आ गया 5, और 5 के बाद नेक्स्ट लोकेशन है मान लो मेरी 40, यहां पर है 7। अच्छा, अब 7 के बाद कुछ नहीं है, तो यहां पर इसकी वैल्यू जाती है नल। तो अभी नल को हम, जो नल का मैथमेटिकल सिंबल होता है उससे लिख देते हैं, बट आप चाहो तो सिंपल इसे ऐसे लिख सकते हो, NULL, 7 के बाद नल है। तो नल हमें बताता है कि कहां पर मेरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई है। एरे में कैसे पता चलता है, जब एरे के जो साइज है उतने सारे एलिमेंट्स हो जाते हैं मेरे पास, तो इसीलिए एरे में क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी होती है तो हमें साइज पहले से बताना पड़ता है। लिंक लिस्ट में हमें साइज पहले से बताने की जरूरत नहीं है, जहां जहां जगह होगी वहां वहां उठा लेगा। तो मेन चीज ध्यान दो, यहाँ पर दो चीजें हैं, नंबर और कहां पर दूसरी लोकेशन सेव कर रही है। एरे में मेरे पास खाली नंबर थे 1, 3, 5, 7, फिर से मैं कह रहा हूं नंबर और कहां पर दूसरी लोकेशन सेव हो रही है। अगर आपने सी पढ़ी है तो ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरी लोकेशन मतलब एड्रेस सेव करता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंटर। हाँ, अक्षत गुड, प्रियांशी गुड, पॉइंटर्स। तो यहां पर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, एक नंबर और एक पॉइंट। अब मेरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ये हो गया लिंक लिस्ट में, इंस्टेड ऑफ कि जहां पर सिर्फ एक नंबर था मेरे पास एरे में। तो एरे में हम खाली नंबर या फिर अपनी स्ट्रिंग का कैरेक्टर या जो भी आप स्टोर कर सकते हो। लिंक लिस्ट में आप जो भी वैल्यू स्टोर करोगे, एक उस टाइप की वैल्यू जिसको आपको स्टोर करना है, और एक पॉइंटर जो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली। इससे क्या होगा कि इससे ना मेरा जो स्ट्रक्चर, जो मैं भी जब मैं कोडिंग करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक्स लिए, नहीं तो मैं यहीं से पॉइंट कर सकता था, बट मैं यहाँ दिखाना चाहता था कि आपका एक स्पेस और एक्स्ट्रा यूज होगी जो कि पॉइंट करेगी आपके नेक्स्ट लोकेशन पर। तो ये एक बेसिक मतलब लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कि आप क्या क्या हो गया मेरे पास कि डिफरेंट लोकेशंस और नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी, और वी नीड टू स्टोर 2 थिंग्स, एक हो जाएगी वैल्यू और एक हो जाएगी पॉइंटर। देखिए, अगर आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो चीज फेल हो जाएगी। ओके, अच्छा ये क्या है, नल।
तो ये नल हमारा बताने के लिए है कि जब इसकी वैल्यू, जब इसका पॉइंटर नल की तरफ पॉइंट करे तो मतलब कि वहां पर लिंक लिस्ट एंड हो गई है। अच्छा, यहां पर हम देखो कि एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि 1 का नेक्स्ट क्या है 3, 3 का नेक्स्ट क्या है 5, 5 का नेक्स्ट क्या है 7, 7 का नेक्स्ट क्या है नल। सिंपल इंग्लिश, 1 का नेक्स्ट, 3 का नेक्स्ट, 5 का नेक्स्ट, 7 का नेक्स्ट। तो जब हम अपना लिंक लिस्ट में बनाते हैं तो हमारे जो वेरिएबल के नाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, वैल्यू और नेक्स्ट। वैल्यू मेरा वेरिएबल सेव करेगा जिसको मैं इंट ले लेता हूं जनरली, और इसको मैं पॉइंटर ले लेता हूं अपनी क्लास के टाइप का या फिर जो अपने स्ट्रक्चर के टाइप का। तो आप कहीं पर ये लिखेगा नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट, क्योंकि किस टाइप का एड्रेस सेव कर रहा है, एक सेम टाइप की, ये जो मेरा स्ट्रक्चर बना था ऊपर वाला, इस टाइप की वैल्यू को, इसी को हम लोग नोड कहते हैं, इसी को हम लोग नोड कहते हैं। तो नोड के अंदर क्या वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती हैं, एक नंबर और एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर भी किस टाइप का होता है, ये भी नोड ही टाइप का होता है। तो ये हो गया बेसिक लिंक लिस्ट। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इंटरव्यू में भी बनते हैं और लीड कोड और इन सब में भी बनते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे, बट पहले लिंक लिस्ट का कुछ देख लेते हैं कि इसमें दो चीज प्रॉपर्टीज और होती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी और होती है जो आपने शायद कभी सुनी होगी, देखी होगी, उसको कहते हैं हम लोग कि दो 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 चीजें और सेव करके रखते हैं। एक होता है मेरे पास हेड और एक होता है मेरे पास टेल। ठीक है, अभी जो हम चीज देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर हर एक नोड के ऊपर खाली एक लिंक बना है। इसे क्या हो, इसे कह लो आप लिंक कह लो। ठीक। यहाँ पर अभी हर नोड से कितने लिंक निकल रहे हैं, कितने पॉइंटर्स निकल रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंटर निकल रहा है। तो इस तरह के लोगों को हम लोग कहते हैं सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट। क्यों, क्योंकि हर एक नोड से सिर्फ एक पॉइंटर जा रहा है और एक पॉइंटर आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा था कि हाँ, सिंगली लिंक लिस्ट में तो एक वेरिएबल अलग से जो यूज होता है वो होता है आपका हेड और टेल। जनरली टेल नहीं होता है सिंगली लिस्ट में, खाली आपका हेड ही होता है। तो हेड क्या करता है, हेड खाली पॉइंट करता है पहली नोड को। जैसे एरे में मुझे पता रहता है ना, एरे में मुझे क्या पता रहता है कि पहला एलिमेंट कहां पर होगा, 0th इंडेक्स पर, राइट। तभी हम लोग वहां से ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं। लिंक लिस्ट में मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला एलिमेंट कहां पर, देखो यहाँ पर 1 यहाँ पड़ा हुआ है, 3 यहाँ पड़ा हुआ है जो कि एकदम आखिरी का इंडेक्स है, और 5वां उसके पहले पड़ा हुआ है और 7वां उसके बाद पड़ा हुआ है। ऑर्डर के हिसाब से 7वां बीच में है और सेकंड एलिमेंट एकदम लास्ट में है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहां से मेरी लिंक लिस्ट शुरू हो रही है, उस काम को बताने के लिए हमारे पास हेड होता है। हेड क्या करता है, ये खाली पहली नोड को पॉइंट करता है। क्या चीज है, पॉइंट्स टू स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, पॉइंट्स टू स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, ये एक हेड हो गया। ऐसे ही एक स्पेशल केस होता है टेल, वो क्या होता है, वो आपका पॉइंट्स टू एंड ऑफ लिंक लिस्ट। बट सिंगली लिंक लिस्ट में आपको मिलेगा नहीं, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास डबल लिंक लिस्ट भी हो सकती है। डबल लिंक लिस्ट में आपके पास दो दोनों डायरेक्शन में पॉइंटर्स होते हैं, नेक्स्ट भी होता है और एक उसके पहले वाला भी होता है। ठीक है, हेड इसमें भी होगा, हेड पॉइंट करेगा पहले को, और एक इसमें टेल भी होगा। बाकी में टेल देने का मतलब ज्यादा सेंस इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसमें टेल देने का मतलब इसलिए सेंस नहीं बनता क्योंकि इसमें आप टेल पर ही हो तो आप पहले तो जा ही नहीं सकते हो। आप 3 से 5 जा सकते हो और 5 से 3 नहीं जा सकते हो। इस वाले केस में आप 1 से 3 भी जा सकते हो, 3 से 1 भी जा सकते हो, 3 से 5 भी जा सकते हो, 5 से 3 भी जा सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मेरा मूवमेंट अलाउड है। ठीक है, तो इसमें हमारा 1 का 3 हो गया नेक्स्ट, सॉरी 1 का नेक्स्ट हो गया 3, 3 का नेक्स्ट हो गया 5, 3 का प्रीवियस क्या हो गया 1, 5 का प्रीवियस क्या हो गया 3। तो जहां पर डबल लिंक लिस्ट बनती है वहां पर जो मेरी नोड होती है ना, वो ऐसे बन जाती है, इंट वैल्यू, जिसमें मेरी वैल्यू रहेगी। और जैसे हमने अपना पॉइंटर बनाया था
नेक्स्ट टाइप का, वैसे ही हमें एक और बनाना पड़ता है प्रीवियस टाइप। तो क्योंकि अब यहाँ पर हर वैल्यू को एक आगे जाने वाला और एक पीछे जाने वाला, इन दोनों की वैल्यूज रखनी है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज हो जाती है। जब आप इसे हम लोग कहते हैं डबल लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट। लगभग सारे कॉन्सेप्ट सेम ही चलते हैं, बस इसमें आप आगे से पीछे भी जा सकते हो, पीछे से आगे भी जा सकते हो। हेड टेल हमेशा रहेगा। सिंगली लिंक लिस्ट में टेल ज्यादा मेक सेंस नहीं करता, तो इसलिए कई लोग अवॉइड करते हैं, बट कह सकते हैं कि यार आप टेल रखो उसमें, और हेड तो रहेगा ही रहेगा। हेड क्या होता है? स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट। अच्छा, इसमें इसका प्रीवियस क्या होगा? ये हो जाएगा नल। 7 का नेक्स्ट नल हो जाएगा। तो ऐसे हमें पता चलता है कि डबल लिंक लिस्ट कैसे काम करती है। अच्छा, चलो, सिंगली लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या करना है हमें? अब चलो इसी को बनाते हैं, बट बनाने के पहले हम लोग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, बट मेन ऑपरेशन चलो होता है ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। ठीक है, ट्रैवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, ये क्या होगा? इसमें क्या करना है मुझे? हर एलिमेंट को एक्सेस करके प्रिंट करना होता है जनरली। क्या चीज? प्रिंट ईच एलिमेंट। अब एरे के केस में क्या होता है? एरे के केस में मेरा 1 3 5 7 ऐसे रहता है, तो मैं 5 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। कैसे? इसका इंडेक्स है 3 2, मैं सीधे लिख दूंगा ARR ऑफ 2, राइट। लिंक लिस्ट में केस में मैं, मुझे 5 की लोकेशन ही नहीं पता कहां पर है। मैं 5 तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि मैं 3 से आऊं 5, पहले मैं 3 तक पहुंचू। 3 तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि मैं पहले 1 तक पहुंचू। 1 तक पहुंचने का एक ही तरीका है कि पहले मैं हेड से शुरू करूं। तो इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में आपके पास किसी एलिमेंट में पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप उसके पहले के सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करते हुए आओ। पहले के सारे एलिमेंट्स से मिलते हुए आओ। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे गेम का बॉस जैसा हो गया, गेम के बॉस से फाइट करने के लिए आपको पहले सारी लेवल्स क्लियर करनी पड़ेंगी, तब आपके जाके बॉस मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें हमें हर बार हर एलिमेंट को पूरा एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ओके, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? अच्छा, एरे में मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ON आंसर आपका सही है, मीनल, प्रियांशी, अक्षत का। क्यों? क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मुझे सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने देखी है पिछली क्लासेस में कि अगर आप सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हो तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ N हो जाएगी। अगर आप एक बार एक्सेस कर रहे हो तो एरे के केस में भी मुझे सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए एक एक बार उसके 0, फिर 1, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ इंडेक्स, इस तरह जाना पड़ेगा। लिंक लिस्ट के केस में मुझे सेम ही काम करना पड़ेगा। मुझे हेड से शुरू करना पड़ेगा, और जब तक कि नल ना हो जाए, जब तक एक ऐसी नोड ना मिल जाए जिसके नेक्स्ट में नल ना हो, तब तक मुझे रन करते रहना पड़ेगा। तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा हूं। जहां पर भी सारे एलिमेंट्स की बात आ गई है, वहां पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ N ही हो जाएगी। ओके, फिर एक होता है कॉपी, कि अगर मुझे एक लिंक लिस्ट की कॉपी बनानी है, ठीक है, कॉपीइंग अ लिंक लिस्ट, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? मतलब मेरे पास एक लिंक लिस्ट ऐसे बनी हुई है, तो मुझे इसकी कॉपी बनानी है। एक आंसर मेरे पास आ गया है, और कोई आंसर? मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूं अभी। अच्छा, सोचो सोचो मुझे क्या करना पड़ेगा कॉपी बनाने के लिए। मुझे हर एलिमेंट को, यहां से मैं हेड से शुरू करूंगा, ठीक है,
मुझे हर एलिमेंट को देखना पड़ेगा इसके अंदर वैल्यू क्या है, राइट? इसके अंदर वैल्यू क्या है, तो मैंने इस वैल्यू को एक्सेस किया, इसके हिसाब से मुझे नई नोड बनानी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें मुझे इस वैल्यू को पेस्ट करना पड़ेगा। नया नोड बनाना वो मेरा फिक्स है कि हाँ भाई आपको इतने साइज का चाहिए तो आप मैलॉक या कैलॉक रन करोगे और उसमें वो आपकी मेमोरी दे देगा। उसका टाइम फिक्स है, वो सबके लिए उतना ही टाइम लेता है, अनलेस अनलेस एंड अनटिल एक बहुत बड़ी मेमोरी आप बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी मेमोरी आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसके लिए भी दूसरी नोड बनानी पड़ेगी, उसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी और इनके बीच में लिंक्स बनाने पड़ेंगे कि भाई कि 1 का नेक्स्ट इज 2, 2 का नेक्स्ट इज 3, 3 का नेक्स्ट इज 4, 4 का नेक्स्ट इज 9। तो मुझे हर एलिमेंट को अभी भी एक्सेस करना पड़ रहा है, मुझे हर एलिमेंट के पास अभी भी जाना पड़ रहा है, और जब मुझे हर एलिमेंट के पास जाना है तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n ही रहेगी। n एलिमेंट्स हैं तो मुझे n टाइम्स हर एक मतलब कि एक एक बार सबके पास जाना पड़ेगा, और n टाइम्स के पास एक एक बार जाएंगे तो मेरे O(n) हो जाएगा। स्पेस सोचो, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, जितनी मेरे पास नोट्स है मुझे उतनी उनकी कॉपी बनानी है, राइट? जितनी नोट्स है मुझे उनकी कॉपी बनानी उतनी ही है, तो मेरी स्पेस भी सेम हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि जितनी जितनी नोट्स मेरे पास हैं, जितने मेरे पास नंबर्स हैं, उन सबकी मुझे कॉपी बनानी है, तो जितनी स्पेस ये लेगा उतनी ही स्पेस ये भी लेगा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रेवर्सिंग वाले में मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जिसमें मुझे खाली ट्रेवल करके प्रिंट करना है। इस सेंस में सोचो कि क्या आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हो, जब आप प्रिंट कर रहे हो तो क्या आप कोई रैम में कोई नया ब्लॉक ले रहे हो, कोई नई बाइट एक्सेस कर रहे हो, कोई नई बाइट एलोकेट कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो क्या? चाहे आपके पास 1,00,000 एलिमेंट्स हो, चाहे आपके पास 10 एलिमेंट्स हो, क्या आप कोई नई स्पेस एक्सेस कर रहे हो जब आप लिंक लिस्ट में खाली एलिमेंट्स में जाकर उन्हें लेकर प्रिंट कर रहे हो? प्रियांशु शर्मा, आपका थोड़ा सा आंसर गलत है, बट सोच सही थी, लेकिन आंसर थोड़ा गलत हो गया है। क्या होगा कि जब मैं प्रिंट कर रहा हूं, जब मैं खाली हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, मैं उसकी कहीं कॉपी तो बना नहीं रहा हूं, ट्रैवर्सिंग में तो मुझे कहीं उसकी कॉपी बनानी नहीं है, ठीक है। मुझे खाली जाना है, इसको देखना है, इसके अंदर वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कर देना, देखना है वैल्यू क्या है उसको प्रिंट कर देना, देखना है वैल्यू क्या है प्रिंट कर देना। तो मैं कोई भी स्पेस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे मेरे पास 10 एलिमेंट्स आ जाए, चाहे 10,00,000 एलिमेंट्स आ जाए, मैं खाली उनको प्रिंट कर दे रहा हूँ। मैं रैम में कोई नई मेमोरी नहीं एलोकेट कर रहा हूँ। जब मैं कोई रैम में कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, और दोनों के लिए चीज बराबर है, 10 एलिमेंट के लिए भी बराबर है और 1,00,000 एलिमेंट्स के लिए बराबर है, उस केस में हम लोगों ने बात करी थी कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये इसे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका साइज इनपुट का कितना बड़ा है। तो ट्रैवर्सिंग में O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, लेकिन स्पेस O ऑफ 1 रहेगी, और कॉपिंग का लिंक लिस्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रहेगी और स्पेस भी O ऑफ n रहेगी। टाइम क्यों? क्योंकि मुझे हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, और स्पेस क्यों? क्योंकि मुझे हर एलिमेंट की कॉपी बना रहा हूँ। तो जितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट होंगे तो मुझे 10 नए ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, 1,00,000 होंगे तो मुझे 1,00,000 नए ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। एन के हिसाब से वो लीनियरली ही बढ़ रहा है, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ काम होता है कि जैसे इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन। तो इंसर्शन मेरे 2-3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कि इन सबको छोटा कर देता हूं। सबसे पहला होता है इंसर्ट एट हेड, ठीक है, इंसर्ट एट हेड। तो मुझे ये काम कैसे करना होता है? तो अगर आपको हेड पर इंसर्ट करना है तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी पहली नोट जो है, मान लो कि मेरे पास एक नंबर, कलर बदल लेता हूं मैं, मान लो कि मेरे पास एक नंबर आया है 5, ठीक है, 5 को मुझे हेड पर इंसर्ट करना है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब यहाँ पर देखो एरे और लिंक लिस्ट में फायदा कैसे होता है। तो मुझे 5 को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो मैं 5 के लिए एक ब्लॉक बॉक्स बनाऊंगा, ठीक है, इसके लिए एक ब्लॉक लिया मैंने मेमोरी में, जहां पर भी मुझे खाली मिलेगा। लिंक लिस्ट है, मुझे साथ में नहीं चाहिए, मुझे पड़ोसी नहीं बनना है अपने साथ वालों के,
मैं उनके साथ ऑफिस में मस्त हूँ, मुझे पड़ोसी नहीं बन रहा है। तो जहां पर भी मुझे ब्लॉक अवेलेबल होगा वहां पर मैं ब्लॉक ले लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं ब्लॉक करूंगा, मैं बोल दूंगा कि इसका नेक्स्ट जो है, इसका जो नेक्स्ट है वो जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है वहां चला जाए। मतलब कि इसका जो तार है, इसका जो तीर है, तो जहां पर हेड है वो चला जाए, ठीक है। और हेड का जो तीर है वो इस पर आ जाए। अब ये तीर आपका डिलीट हो जाएगा क्योंकि अब वो तो आपको घूम के इधर, अच्छा ऐसे नहीं करते हैं। हेड का तीर था मेरा ये, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हेड का जो तीर है वो इसकी जगह इधर मूव करने लगे, तो ऐसे मेरा इंसर्शन होगा। जो मेरी लिंक लिस्ट के जो जो एलिमेंट्स थे, जो जहां पर थे वो वहीं पर है। मुझे हेड पर इंसर्ट करना है, मतलब मुझे पहला एलिमेंट ऑफ 5 को बनाना है, तो मैं एक ब्लॉक एलोकेट करूंगा, बोलूंगा 5 का नेक्स्ट वहां जाएगा जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है, जहां पर हेड पहले पॉइंट कर रहा था वहां जाएगा। जब ये हो जाएगा उसका कहूंगा कि अब हेड उधर देखे जिधर ये 5 है। अब हेड का नेक्स्ट इज, सॉरी, हेड इक्वल टू 5। तो अच्छा, अभी मुझे एरे में करना होता, ओके, अगर मुझे ये काम एरे में करना होता तो मेरे पास होता 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे पास एरे रहता। मान लो मेरे पास आगे स्पेस है, अब मुझे 5 को इंसर्ट करना है, तो पहले इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक। मान लो मेरे पास यहाँ पर एक स्पेस है एक्स्ट्रा। अब मुझे 5 को टॉप पे लाना है, मुझे 5 को पहला एलिमेंट बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को उठाओ, 3 को उठाओ, 2 को उठाओ, 1 को उठाओ, और इन सबको एक एक एलिमेंट्स आगे बढ़ा दो, 4 3 2 1। अब यहाँ पर 5 डालो। तो एरे के केस में मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मूव ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो एरे के केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मान लो आपके एरे में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n एलिमेंट्स हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी जब मुझे एरे के टॉप में इंसर्ट करना है, तो मुझे एरे की फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो एरे के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। सोचो हम क्या क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। एरे में इंसर्शन का टाइम कितना लगता है, मतलब कि एरे में अगर आपके पास कोई पोजीशन है, आपको तीसरी पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो कितना टाइम लगता है। आप कितना कोड लिखते हो, आप सिंपली लिखते हो ना ARR ऑफ 3 इक्वल्स टू 10, मान लो 10 वैल्यू आपको डालनी है, इंसर्शन इज सिंपल। तो आप इसको मत टाइम करोगे यार इसमें मुझे टाइम लग जाएगा, नहीं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप ये सोचो कि आप कितने एलिमेंट्स एक्सेस कर रहे हो और कितने एलिमेंट्स को के साथ कुछ काम कर रहे हो आप। ओके, ग्रेट प्रियांशु, सही जवाब है आपका। यार देखो, मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि ये आपको जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आप हो सकता है सोल्यूशन दे दो, वो कहेगा अगर मैं इसको करूँ तो अच्छा होगा कि बुरा होगा, तो आपको वहां पर सोचना पड़ेगा मैं कितने स्टेप्स कर रहा हूँ। और ये मैं इसके हिसाब से नहीं करा रहा हूँ कि यार आपका TCS और इन्फो में निकल जाए ना। आप एक बार तमीज से पूरा कर लोगे तो आप प्रोडक्ट कंपनी को ही टारगेट करना, TCS इन्फोसिस में कोई इतना पूछेगा भी नहीं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी या कितनी निकलनी चाहिए, कहेंगे हाँ लिंक लिस्ट रिवर्स करके दिखा दो, आप रिवर्स करके दिखा दोगे, आपका काम हो गया। तो मैं भी इसलिए काफी स्लो चल रहा हूँ। प्रियंका, आपका भी सही है आंसर। क्या है? देखो मैं एरे में क्या कर रहा था, मैं सारे एलिमेंट्स को मूव कर रहा था एक एक स्टेप, 4 को उठाकर एक स्टेप आगे, 3 को उठाकर एक स्टेप आगे, 2 को उठाकर एक स्टेप आगे, और 1 को उठा के 1 स्टेप आगे। तो मैं हर एलिमेंट को अभी भी एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। मूवमेंट का काम मेरा मान लो कि कांस्टेंट टाइम है क्योंकि आप एक ही स्टेप हटा रहे हो, तो मूवमेंट इज फिक्स। तो मूवमेंट को अगर मैं इग्नोर करता हूं तो भी मैं एवरी एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं, जितने भी एलिमेंट थे 4 थे, मैं 4 को एक्सेस कर रहा हूं। तो अगर मुझे एरे में टॉप में इंसर्ट करना है, अगर मुझे एरे की पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मुझे एक्सेस करना पड़ेगा, उन सबको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मुझे सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, सबको एक ही बार शिफ्ट करना पड़ेगा, टोटल एलिमेंट्स है n, कितनी बार शिफ्ट किया, एक बार, यही हो जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n के केस में। जब इंसर्ट
एट पोजीशन 0। ओके, लिंक लिस्ट के केस में आते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक लगाओ लिंक लिस्ट के केस में कि मेरे पास पूरी लिंक लिस्ट बनी थी, हेड मेरा ऊपर पॉइंट कर रहा था, मैंने 5 को हेड पे इंसर्ट किया, मेरा कितना टाइम लगा, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें सेम चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो मैंने यहां पर किसी एलिमेंट को मूव किया, सोचिए मैंने यहां किसी एलिमेंट को मूव किया, मैंने क्या मूव किया? मेरे पास पहले, अगर मैं इसको वापस ले आता हूं अपने ग्रीन कलर में, मेरे पास पहले सिर्फ एक एरे पॉइंट कर रहा था इधर। ओके, मुझे एक नया एलिमेंट हेड पर इंसर्ट करना था, मैंने उसके लिए एक ब्लॉक बनाया, हेड इसको पॉइंट किया नेक्स्ट पर और इसको पॉइंट किया हेड पर। ये वाला मेरा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसको अलग तरह से मूव किया था, ये मेरा हट गया। क्या मैंने किसी और भी एलिमेंट को छुआ? क्या मैंने किसी भी 1 2 3 4 5 या नल जो है किसी को भी मैंने छुआ? नहीं, मैंने किसी को नहीं छुआ। मैंने एक नया ब्लॉक बनाया और मैंने खाली एरो मूव किए। अब यहां पर मेरे पास 5 थे, तो मुझे कितने स्टेप लगे? ब्लॉक बनाओ, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, 3 स्टेप लगे। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स की लिंक लिस्ट में मान लो मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स होते हैं, तो मुझे कितने लगते हैं? तो भी मुझे 3 ही स्टेप लिखते हैं, क्योंकि मुझे किसी को छूना ही नहीं है। मुझे किसी को नहीं छूना, चाहे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हो, चाहे मेरे पास 1 लाख एलिमेंट्स हो। जब मुझे किसी को छूना नहीं है, मुझे खाली अपना एक ब्लॉक बनाना है, एक एरो इधर और एक एरो इधर। ये मेरे सेम स्टेप रहेंगे, चाहे मेरे पास 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे एक एलिमेंट हो मेरी लिंक लिस्ट में। ये मेरा क्या, ये मेरा स्टेप कांस्टेंट है ना, 3 ही स्टेप तो लग रहा है, मेरे साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो चीजें साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम। इट डजंट मैटर कि आप 1 ले आओ, आप 10 लाख ले आओ। एरे में मुझे हर एक केस में मुझे जंप करना पड़ा था, मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ रहा था। यहां पर मुझे किसी को छूने की जरूरत नहीं है, मैंने खाली एक एलिमेंट को टच किया था, हेड को, और मैंने किसी को नहीं टच किया। इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको पहले मैं मूव करने वाला था, लेकिन मैं कहा मैंने मूव नहीं करता हूं, मैं यहाँ पर एरो बना के कर देता हूं। चलो, ये हो गया इंसर्शन। ओके, ये हो गया इंसर्शन। ये होता है इंसर्शन एट हेड पर। इसी के बाद दूसरा एक हो जाता है इंसर्शन एट, और मतलब कह दो कि आफ्टर वैल्यू, आफ्टर नोड विथ वैल्यू एक्स। कोई आपको नोड दी गई है, उसके आपको उसके बाद आपको इंसर्ट करना है। एग्जांपल के तौर पर आपके पास है 1, आपके पास है 2 3 4 के बाद आपके पास, ठीक है, आपको इंसर्ट करना है 3 के बाद। ठीक है, आपको इंसर्ट करना है 3 के बाद, आपको एक नंबर इंसर्ट करना है, उस नंबर का नाम है 5। ये इंसर्ट करना है और आपको 3 के बाद इंसर्ट करना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखो मैंने क्या कहा था कि किसी नंबर तक पहुंचने का तरीका क्या है? आपको हेड से शुरू करना पड़ेगा और उस नंबर तक आप ढूंढते जाओगे। आप आओगे, आप हेड से शुरू करोगे, बोलोगे कि आपको बोलोगे कि 3 के बाद इंसर्ट करना है, तो आप कहोगे 3 के बाद इंसर्ट करना है, अच्छा जी। आप कहोगे कि हेड पर आया, क्या ये 3 है? नहीं है, नेक्स्ट पे जाओ। क्या ये 3 है? नहीं है, नेक्स्ट पे जाओ। क्या ये 3 है? हाँ है, ये 3 है। तो आप कहोगे ठीक है, मुझे 3 का इंसर्ट करना है, तो आप अपने आप को यहीं पर रखोगे, अभी बोलोगे यहीं रुको तुम। फिर आप जाओगे मेमोरी में, नई मेमोरी एलोकेट करोगे। ठीक है, 5 नंबर में, उसमें 5 नंबर वैल्यू डालोगे। फिर आप क्या बोलोगे? फिर यहां पर आपका ऑर्डर नेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेप्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर आपने ऑर्डर में ऊपर पीछे कुछ किया तो आप फेल हो जाओगे। एग्जांपल देता हूं, आपको 5 को इंसर्ट करना है,
ठीक है, आपको 5 को इंसर्ट करना है और आपने जैसे मान लो ये कोई नोड थी, इसका नाम हो गया 3, आपने लिखा 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपने कर दिया। तो अब आपका एरो यहां तो आ गया और ये वाला एरो डिलीट हो गया। परफेक्ट। अब आपकी लिस्ट हेड से शुरू हुई, 1 2 3 5 हो गई। हमें चाहिए क्या था, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 4 आए। 4 तक आप कैसे जाओगे अब, कि ये जो लिंक था ये आपने ये लाइन लिखकर चेंज कर दिया। आपने लिखा 3 का नेक्स्ट इक्वल टू 5, बट आपने 4 को भूल गए, आपकी लिंक लिस्ट खत्म हो गई यहीं पर। अब क्या होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑर्डर जरूरी है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये करने के पहले, ठीक है, आप यहां पर रुके हुए हो, अभी देखो एरो यहां पर पॉइंट कर रहा है, आप इसके बाद करोगे, आप कहोगे कि 5 का नेक्स्ट इक्वल टू 3 का नेक्स्ट, मतलब 3 जहां पॉइंट कर रहा था, 3 जहां पॉइंट कर रहा था, पहले 5 को नेक्स्ट को उसको सेट कर दो, कि 5 को पहले ही बता दो कि नहीं भैया तुम इधर हो, तुम ऐसा करो, तुम इधर आओ, और इसको मैं घुमा कैसे सकता हूँ, कोई पॉइंट है घुमाने का। तो पहले क्या कि 5 का नेक्स्ट इक्वल टू 3 का नेक्स्ट, तो 3 जिसको देख रहा है, 3 जिसको बता रहा है कि ये मेरा नेक्स्ट है, पहले 5 के नेक्स्ट को इसको पॉसिबल कर दो, फिर आप करो 3 का नेक्स्ट इक्वल टू 5, फिर आप मूव करो इसको कि 3 का नेक्स्ट इक्वल टू 5। अब आप फिर इसको हटा सकते हो। तो अब मेरी लिस्ट पूरी हो गई। और यहीं पर अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया होता, आपने लिखा होता क्या कि 3 का नेक्स्ट इक्वल टू 5, तो आपकी लिस्ट यहीं खत्म हो गई होती और आपको पता नहीं होता कि इसके आगे कैसे जाना है। दैट्स वाई ऑर्डर ऑफ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा। चलो ये हो गया। इसी में मैं करना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, चलो मैं 3 की जगह नहीं, मैं 1 के बाद इंस्टॉल करना चाहता हूं, 1 के बाद मैं उसको पुश करना चाहता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा, सेम स्टेप्स रहेंगे, ठीक है, लेकिन अब 1 के लिए मुझे खाली एक ही बार एक ही एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। 3 के लिए मुझे 3 एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। 1 के लिए मुझे एक ही एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि इंसर्शन में अगर आप ith पोजीशन पर सेट करना चाहते हो, ith पोजीशन पर, कि पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन पर, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ I हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंसर्ट करने के लिए आपको उतने एलिमेंट्स तो एक्सेस करने ही पड़ेंगे मिनिमम, इसके बाद की कोई जरूरत नहीं है। और तो इसी को अगर आप देख लो कि अगर मुझे हेड पर इंस्टॉल करना है, तो मेरे पास O ऑफ I की जगह बस आप 1 पुल कर दो, 1 पुल कर दो। हेड क्या हो गया, पहली पोजीशन, तो आपको खाली एक ही एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप खाली O1 पर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हो। इसीलिए हेड का इंसर्शन O1 लेता है, और इंसर्शन आफ्टर नोड, तो उसमें आपकी जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन पर वो वैल्यू ले लेगा O ऑफ I। अच्छा ठीक है, एक चीज और बस देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हम आज कोड कर पाएंगे। 1 2 3 4, अरे अब I-1 आप वो कह सकते हो कि आप अब I को आप 0 से लेते हो कि 1 से लेते हो कि 2 से लेते हो, तो वो उसके ऊपर है। आप I-1 को आप I ही मान लो, आप -1 कहा ना, इग्नोर कर दो जो छोटी चीजें हैं उसके कंपैरिजन में। अगर I बहुत बड़ा नंबर होगा तो वो 1 की कोई मतलब में नहीं रहेगा ना, कि ठीक है आप वो 65,532 बोल रहे हो या वो 65,533 बोल रहे हो, नंबर ऑफ स्टेप्स तो 65,000 कुछ ही रहेंगे। हम ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं एक कंपैरिजन के लिए, एकदम स्पेसिफिक कंपैरिजन के लिए नहीं, एक जनरल कंपैरिजन के लिए। हाँ ठीक है, अगर इन्फिनाइट हो जाए इनकी वैल्यू तो मेरा कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ डिलीशन की,
कि डिलीशन में जैसे मान लो मुझे 3 को हटाना है, ठीक है, मुझे 3 को हटाना है, तो मैं इसको लाल रंग कर देता हूं। तो मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से ऑर्डर ऑफ स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे 3 का पॉइंटर जो 4 को कर रहा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे 2 के पॉइंटर को यहां पॉइंट करना है। बट 4 तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं? खाली 3 के थ्रू पहुंच सकता हूं, और 3 के नेक्स्ट में मैंने नल सेट कर दिया है, तब तो मैं पहुंच ही नहीं सकता 4 तक, तो फिर से ये चीज गलत हो जाएगी। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले करना पड़ेगा 2 का नेक्स्ट सेट करो कि 4 आपके पास बचा रहे, तो आप क्या करोगे, 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू 3 डॉट नेक्स्ट, कि 2 का पॉइंटर अब पॉइंट करेगा 4 को। इसके बाद आप कर सकते हो कि भैया कि 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल। अब 2 पॉइंट कर रहा है 4 को, 3 पॉइंट कर रहा है किसी को नहीं, तो अब इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है इस लिंक लिस्ट के किताब से। सर अगर 3 डॉट नेक्स्ट नल ना करें तो आप मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। 3 डॉट नेक्स्ट अगर आप नल नहीं करोगे तो मान लो कि आपने, तो अभी देखो जनरली सी में सी प्लस में ये चीज नहीं होगी, बट जावा में ये चीज हो सकती है, क्योंकि जावा में आपका एक कॉन्सेप्ट चलता है गार्बेज कलेक्टर का। ओके, गार्बेज कलेक्टर क्या कहता है कि अगर कोई भी पॉइंटर आपको पॉइंट नहीं कर रहा है तो मैं आपको उठा के ले जाऊंगा, फाइन। तो तो मतलब कि ये हो जाएगा कि फिर अब क्योंकि 3 4 को अभी भी पॉइंट कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जब डिलीट करने जाए, अपने आप डिलीट ना करें, आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये पड़ा रह जाए आपका एक मेमोरी में। बट अपनी जावा में किसी संतुष्टि के प्रोसेस लिए, में हाँ, पढ़ा किस में रहेगा, जावा में किसी प्रोसेस में? यार मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था बस, लैंग्वेज पे तो मैं आया ही नहीं। नहीं नहीं अभी, हाँ अच्छा ठीक है। और बाकी अगर जो हम लोग कोडिंग कर रहे थे तो हम लोग सी प्लस प्लस में कर रहे थे। इसमें मैं सी में करूंगा क्योंकि लोग शायद क्लास से डर जाएं, तो इसमें मैं सी में काम करूंगा, ठीक है, इसकी कोडिंग के लिए। ओके ओके, तो इसमें भी देखो मेरे को जिस एलिमेंट को एक्सेस करना है उसके लिए मेरे पास ओ आई ऑफ मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्योंकि मुझे 3 को हटाना है तो मुझे 3 तक तो जाना ही पड़ेगा पोजीशन के हिसाब से, तो इसमें भी सेम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ आई हो जाएगी। तो हमने इंसर्शन, डिलीशन, इंसर्शन एट हेड और ये सब देख लिया है, ठीक है। फिटिंग चेंज करते हैं, फॉन्ट साइज चलो लार्ज पहले से ही सेट है। ओके, सी में काम कर रहे हैं हम लोग, इसको अभी मैं थोड़ा छुपा देता हूँ। तो स्टूडियो डच सही है, और मेन पे थोड़ा बाद में आते हैं। पहली चीज बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नोड। सबको स्क्रीन दिख रही है ना कोडिंग वाली? यस सर। थैंक यू। तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ नोड, तो हमने इसमें बात क्या करी थी कि एरे वैरे में हम लोग खाली एक नंबर स्टोर करते थे, बट इसमें हमें मिनिमम 2 वैल्यू तो लगेगी ही लगेगी। एक चीज हो जाएगी वैल्यू और एक चीज हो जाएगी पॉइंटर। तो सी में हम लोग काम कर रहे हैं, तो सी में क्लास का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आपके पास स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो हम लोग इसमें स्ट्रक्ट बनाएंगे अपना, और नाम मैंने कहा कि जेनरिक नाम जो एक इंडस्ट्री में चलता है तो वो हो जाता है नोडी, ठीक है। और इसमें अब आप ले सकते हो इंट वैल्यू, आप मान लो इंटीजर वैल्यू सेव कर रहे हो, और मैंने दूसरा कहा था कि दूसरी चीज होगी सेम टाइप के नोड का पॉइंटर, और उसका नाम हम लोग जेनरिकली नेक्स्ट रखते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में, डबली लिंक लिस्ट में हम लोग नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों हो जाता है, बट वो होते सेम ही टाइप के हैं। तो ये मेरा हो गया है, और इसको मैं सेमीकोलन लगा के बंद कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक काम और कर देता हूँ, मैंने कहा मेरा एक हेड होता है, तो हेड भी सेम टाइप का होता है, तो उसका पॉइंटर बना के मैंने उसको पॉइंट कर दिया नल की तरफ, क्योंकि शुरुआत में लिंक लिस्ट मेरी क्या है, खाली है। जब खाली है तो
खाली है तो नल है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए मैं क्या करूं? ओके, इंसर्ट के लिए मैं ठीक है, मैं करता हूं void insert। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूं इंसर्ट, जो लेगा मेरे पास int वैल्यू और struct node asterisk head। तो जिसको मैं कर देता हूं void insert at head। पहले 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 पर ही इंसर्ट करना है। ठीक है, मेरा पॉइंटर हो गया तो हेड मेरा पॉइंट कर रहा होगा कहीं पर और मुझे वहीं पर उस वैल्यू को इंसर्ट करना है। डेटा मान लो वो मेरे पास वैल्यू में ही आ गया है। और तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मैंने क्या कहा था, हम लोग एक मेमोरी एलोकेट करेंगे ना, एलोकेट मेमोरी। परफेक्ट, एलोकेट मेमोरी के बाद हमें क्या करना था? पॉइंट द हेड टू न्यू मेमोरी, नहीं 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 नहीं, पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ दिस नोड टू वेयर हेड इज पॉइंटिंग करना। ऑर्डर बहुत जरूरी है। और उसके बाद पॉइंट द हेड टू दिस नोड। ये तीन काम मुझे करने थे इंसर्टेड हेड पे। तो पहली चीज मेमोरी एलोकेट करनी है। तो मेमोरी हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं? ये अपना सिंपल सा फंडा है मैलॉक का। तो मैं एक अपनी टेम्परेरी नोड बना देता हूँ कि स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टेम्प, और ठीक है टेम्प बन गई। और मुझे इसको एलोकेट करना है। तो एरर क्यों दे रहा है? इनकम्पेटिबल असाइनिंग टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक फ्रॉम स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। अच्छा सॉरी, मैलॉक के लिए मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। ओके, देखो अगर मैं सी में कराता ना तो मुझे मैलॉक वैलॉक की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल क्लास बनाता, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाता। बट कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए इसमें कर रहे हैं इनकम्पेटिबल पॉइंटर टाइप्स असाइनिंग स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक। अच्छा सॉरी, ये नोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एलोकेट मेमोरी हो गई है। ओके, अब मुझे क्या करना था? अब मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी थी। टेम्प की वैल्यू इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है वैल्यू, ये हो गई। पॉइंट दिस नेक्स्ट, पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ दिस नोड टू वेयर हेड इज पॉइंटिंग। जहां पर हेड पॉइंट कर रहा है उसको मैं पॉइंट कर देता हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड। सॉरी ऐसे नहीं है, यही होता है। ठीक है, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू हेड और पॉइंट द हेड टू दिस नोड और हेड इक्वल्स टू टेम्प। बस मेरा काम हो गया, मेरा हेड पर इंसर्ट हो गया। ये हो गया इंसर्ट एट हेड। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं तो मैं बार बार हेड पे इंसर्ट करते करते मैं उसको प्रिंट कर सकता हूं। तो पहले मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिख लेता हूं प्रिंटिंग का। ठीक है, तो जिसको हम लोग ट्रैवर्सिंग भी कहते हैं। तो प्रिंटिंग ऑल द नोड्स इन लिंक्ड लिस्ट। देखो आप इस तरह कोडिंग करोगे एक एक एलिमेंट, एक एक स्टेप को लेकर, तो आप बहुत इजीली कर ले जाओगे। आप ज्यादा सोचोगे कि यार इसमें ये कैसे करेंगे, ये कैसे लिखेंगे, नहीं। तो पहले अपने कोड को जो आपको करना है उसे आप कमेंट्स में लिख लो और उसके बाद उसका काम करते चलो। तो ये मैं करता हूँ void print all nodes। ठीक है, और इसमें मैं देता हूँ struct node asterisk head। अब मुझे प्रिंटिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि स्टार्ट फ्रॉम हेड और प्रिंट ऑल द वैल्यूज। अच्छा मुझे कब तक चलना है? मुझे तब तक चलना है, अगर आप ध्यान दो तो मुझे कब तक चलना है? मान लो मेरे पास ये है 1 2 3 4 और नल। तो मुझे तब तक चलना है जब तक, और यहाँ पर हेड है। ठीक है, हेड इसके बराबर है। तो तब तक चलना है जब तक नोड का जो नेक्स्ट है ये नल ना हो जाए। तब तक व्हाइल लूप अपना चला दो।
जब तक नोड का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करो, प्रिंट नोड की वैल्यू। तो मुझे तब तक जाना है जब तक इसका नेक्स्ट नल ना हो जाए, तब तक मुझे इसे प्रिंट करना है। तो मैं शुरुआत करूंगा हेड से, तो ये मेरा पॉइंटर हो जाएगा, ये इसका नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो ये प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ये 2 पर आ जाएगा। 2 का नेक्स्ट नल है, नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद ये 3 पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद मुझे ये भी करना है कि भाई नोड इक्वल्स टू नोड का नेक्स्ट, कि अब तुम नेक्स्ट पर चले जाओ, तो वह मैसेज आएंगे। 3 है, 3 का नल नेक्स्ट है, नहीं है, सॉरी 3 का नेक्स्ट नल है, नहीं है, 3 की वैल्यू प्रिंट करो। 4 का नेक्स्ट नल है, हाँ है, तो अब इसमें 4 की वैल्यू ये प्रिंट नहीं करेगा। तो व्हाइल लूप के बाहर मैं सिंपल लगा दूंगा कि भैया मेरा प्रिंटफ जहां पर भी मेरा करंट नोड है उसकी वैल्यू, बस ये मेरा प्रिंटिंग का कोड हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं इसको कैसे, कि व्हाइल ये हो जाएगा स्ट्रक्ट नोड, सॉरी नोड एस्ट्रिक temp इक्वल्स टू हेड, और फिर while temp का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू, जब तक नहीं है तो मुझे क्या करना है, printf %d कॉमा temp की वैल्यू प्रिंट करो। उसके बाद नेक्स्ट नोड पे चले जाओ, तो नेक्स्ट नोड पर कैसे जाओगे, temp इक्वल्स टू temp का नेक्स्ट। और एक लास्ट केस, जैसे मेरा 4 था, तो 4 पे मेरा ये लूप फेल हो जाएगा, तो मुझे उसे प्रिंट करना पड़ेगा, तो प्रिंट temp की वैल्यू वो हो जाएगा, और printf, सॉरी temp की वैल्यू ये हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा प्रिंट करने के लिए मैं इसके आगे वो भी सेट कर देता हूँ, और इसके आगे मैं सेट कर देता हूँ NVL, ठीक है, ये नल प्रिंट करेगा और उसके बाद वो प्रिंट करेगा। तो ये मेरा प्रिंटिंग का हो गया है। अब मैं एक सिंपल सा अपना बनाता हूँ प्रोग्राम, मेन में आता हूँ कि आपको मैं प्रिंट करके दिखा सकूँ। तो मैं बनाता हूँ हेड, यहाँ पर मेरा नल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो ये हो जाएगा इंसर्ट एट नोड, ओके, ये मेरा फंक्शन है। मैं 5 वैल्यूज प्रिंट करता हूँ और मैं उल्टे ऑर्डर में करता हूँ, 4 कॉमा हेड, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, कहाँ गया, उधर कहाँ चले गए भाई, 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट, सॉरी प्रिंट ऑल नोट्स, और इसमें मुझे पास करना है अपना हेड। बस मेरा काम हो गया। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखता हूँ चल जाए तो। सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या हुआ, temp head equals to temp, अच्छा ये हेड, अरे यार इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न हेड, और ये हो जाएगा struct node aspect, और यहाँ पर मैंने जो हेड का वेरिएबल बनाया है ये मैं कर दूंगा head equals to this। अब वो असल में वो हेड ओवरराइड हो जा रहा था आपका बार बार। तो ये देखो, ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4, और इस केस में मेरा ये भी चल जाएगा कि मैं यहाँ पर नल प्रिंट कराना चाह रहा था, तो ये आपका 1 2 3 4 नल आ गया, ओके। और ये मेरा इंसर्ट एट हेड हो गया है, ओके। ये कोड सर सबको समझ में आया, हाँ। सर ये कभी-कभी ऐसे डबल पॉइंटर पास करते हैं आपस पैरामीटर में, उससे शायद ऐसा होता है कि रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को। क्या बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सर मतलब रिटर्न और नोट को रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब पैरामीटर में डबल पॉइंटर यूज करते हैं। यार वो वाला कॉन्सेप्ट नोट होता है, पता नहीं मेरे को। नहीं, मतलब जैसे मैं कि ऐसा तो नहीं कहूंगा,
ये है कि अगर आप पॉइंटर पास कर रहे हो तो आपको पॉइंटर रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैं इंसर्टेड हेड में यहाँ पर मैं इसको पास तो कर रहा हाँ, था। डबल नहीं सर, अगर डबल नोड यहाँ डबल पॉइंटर यूज करें तो? नहीं नहीं नहीं, डबल पॉइंटर से कोई मतलब नहीं होगा आप, क्योंकि ये तो पास बाय रेफरेंस ही जाता है ना, पास बाय वैल्यू नहीं जाता है पॉइंटर, तो जाता है गेट पास बाय वैल्यू। सर कहीं कहीं कोड में देखा था मैं कि डबल पॉइंटर पॉइंटर्स और पास पास करते हैं बाय तो वैल्यू एज एनीथिंग एल्स, हाँ पॉइंटर्स में pass by value in C++. Yes, to both pointers are passed by value as anything. If you want to put changes to the pointer, then make it point to something else. Okay. हाँ, तो ये मेरा इसीलिए जा रहा था कि वो शायद डबल पॉइंटर से वो चीज हो जाए, आप जो कह रहे हो, बट उतना कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है कि आप हेड को रिटर्न कर लो, कीप थिंग्स सिंपल। सर डबल पॉइंटर वाला क्या होता है, मेरे को अच्छे से आइडिया नहीं है। हाँ मतलब मेरे को आइडिया, मैं भी सी में यार काम मैंने 7-8 साल पहले बंद कर दिया था। हाँ, ये तो नहीं है तो, लेकिन सिंपल यही है कि आप सिंपल रखो और पॉइंटर रिटर्न करा लो ना, एक ही लाइन तो जा रही है। कोड आपका चलना चाहिए, फिर आपको वो चीज होनी चाहिए। चलो एक चीज और कर लेते हैं, इसे मैं करता हूँ वाइड इंसर्ट आफ्टर वैल्यू फंक्शन लिखते हैं, इसमें मैं देता हूँ स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक हेड, और सॉरी नोड कैपिटल हो जाएगा, 3-4 लोग को आया, ठीक है अभी तो नहीं है, बाद में हो तो पूछ लेना। ओके, तो हमें इंसर्ट आफ्टर वैल्यू करनी है, तो मैं अपना हेड पास कर दूंगा और जिस वैल्यू के पास मुझे इंसर्ट इसका है कि आफ्टर वैल्यू इसके बाद करना है, और तीसरा हो जाएगा मेरा सिंपल वैल्यू, जिस वैल्यू से मुझे नई नोट बनानी है। तो इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, जैसे हम लोग 3 के बाद इंसर्ट कर रहे थे, तो हमें क्या करना था कि ट्रेवल टिल द नोड आफ्टर विच वैल्यू टू बी इंसर्टेड, उसके बाद क्रिएट द न्यू नोड, फिर क्या करना था, पॉइंट द न्यू नोड टू द नेक्स्ट ऑफ करंट नोड, और उसके बाद पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ करंट नोड टू न्यू नोड, बस यही काम करना है। तो अपना हम छोटा छोटा वो कर लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक टीएमपी इक्वल्स टू नल अभी के लिए, और एक और मैं बना लेता हूँ टेम्प कॉमा, और एक बना लेता हूँ मैं करंट नोड। तो टेम्प में हम नई नोड क्रिएट करेंगे, और करंट नोड में हम लोग जो करंट नोड होगी उसे, तो ट्रेवल टिल द नोड आफ्टर विच वैल्यू इज टू बी इंसर्टेड हेट हेट, ठीक है। तो वाइल करंट नोड वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू आफ्टर वैल्यू, मतलब जैसे मैं 3 पास कर रहा हूँ, आफ्टर वैल्यू में 3 हो जाएगा कि इसकी वैल्यू हो, और करंट नोड इज नॉट इक्वल्स टू नल, या तो करंट नोड नल ना हो, या फिर करंट नोड की वैल्यू, अच्छा पहले मुझे उल्टा इसको करना पड़ेगा, उल्टे का रीजन मैं बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा। और यस, ठीक है। तो वाइल करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, करंट नोड है वो नल ना हो, और उसकी वैल्यू आफ्टर वैल्यू के बराबर ना हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, करंट नोड मुझे नेक्स्ट नोड पे जाना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, हेड से शुरू करेगा, क्या हेड नल है, नहीं है, और उसकी वैल्यू है वो मेरी जो जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ वो वैल्यू नहीं है, तो नेक्स्ट पे चले जाओ, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, तब तक जाता जाएगा जब तक मिल जाए, तब तक उसे नोड नहीं मिल जाती है। अब मुझे चेक करना है कहीं भाई वो आखिरी तक तो नहीं पहुंच गया, नल तक तो नहीं पहुंच गया, जिस नंबर के बाद हमें इंसर्ट करना है वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हमें चेक करना है कि चेक इफ करंट नोड इज नॉट नल, तो इफ
करंट नोड इक्वल्स टू नल, मतलब कि द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और यहां से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे सिंपल। अब रिटर्न नहीं करते तो मतलब कि वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट करती है और हम उस टाइम करंट नोड पर है जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है। तो मुझे क्रिएट द न्यू नोड करना है, तो ये कोड मैं यहां से टीप लूंगा। यहां से मैंने ये कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉइंट द न्यू नोड टू द नेक्स्ट ऑफ करंट नोड। तो ये हो जाएगा न्यू नोड, सॉरी टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट नोड का नेक्स्ट, और पॉइंट द नेक्स्ट ऑफ करंट नोड टू द न्यू नोड। तो करंट नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। हाँ ठीक है, और इसमें मैंने अपने हेड को नहीं चेंज किया, मैंने किसी और को नहीं चेंज किया, तो मेरा काम सब कुछ चालू हो जाएगा। इंसर्ट आफ्टर वैल्यू अब इंसर्ट होना चाहिए, तो हम 3 के बाद 5 इंसर्ट करते हैं। ये मेरे पास प्रिंट ऑल नोट्स हो गया है। फिर मैं करता हूँ कि क्या चीज़ है, इंसर्ट आफ्टर वैल्यू, इसमें 3 जाएगी हेड कॉमा 3, और मुझे 5 इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर फिर से प्रिंट ऑल नोट्स करता हूँ। इन्फिनाइट लूप में चला गया है, बट मैं ट्राई करता हूँ। एग्जिटेड सेगमेंटेशन फॉल्ट, ओके। एक बार फिर से चला लेता हूँ जस्ट टू कंफ्यूजन दूर करने के लिए। हाँ, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रही है, मतलब फिर कुछ गड़बड़ है। तो स्टैक नोड एस्ट्रिक टर्म, स्टैक नोड एस्ट्रिक करंट नोड, सेगमेंटेशन फॉल्ट मतलब क्या होता है? मतलब कि आपका पॉइंटर कहीं आपने कुछ गलत कर दिया है। पॉइंटर का कोई ऑपरेशन आप ऐसी जगह कर रहे हो जो उस टाइम पर अलाउड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर हेड को असाइन ही नहीं किया करंट नोड इक्वल टू हेड, करंट नोड तो नल ही रहेगा ना बाय डिफॉल्ट उसकी। तो चलते हैं यहाँ पर, हेड आ गया, हेड पॉइंट कर रहा है कहाँ पर, 1 पर। तो करंट नोड हो गई 1। क्या करंट नोड नल है? नहीं है। करंट नोड की वैल्यू आफ्टर वैल्यू के बराबर है, आफ्टर वैल्यू है 3, तो नहीं है। तो करंट नोड इक्वल टू करंट नोड नॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट क्या है 2। 2 नल है? नहीं है। इसकी 2 की वैल्यू 3 के बराबर है? नहीं है। नेक्स्ट पे जाओ, करंट नोड हो गई 3। 3 नल है? नहीं है। इसकी वैल्यू आफ्टर वैल्यू के बराबर है? नल नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा खेल हुआ है, इसे ही कहते हैं। ओके, देखो क्या हुआ ये मैं बताता हूँ, बड़ा क्लियर कैसे करते हैं। देखो मेरे पास आ गया है 1 2 3 4 और नल, और उसके बाद आया है 1 2 3 0 4 और फिर नल। ये मेरा आउटपुट आया है। पहली बात है यहाँ पर 0 क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर मेमोरी तो एलोकेट करी, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू सेट नहीं करी है। तो मुझे यहाँ पर अभी लिखना पड़ेगा कि भाई टेम्प की वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी। मेरी जो कंडीशन थी वो थी कि करंट नोड इज नॉट इक्वल टू नल, और इसकी वैल्यू CR की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी आप और ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है, डबल और, तो मान लो आपके पास दो कंडीशन होंगी तभी आप इसको यूज करोगे, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है। दो दो कंडीशन को आप मिलाने के लिए और या एंड का यूज करते हो। तो और के केस में हमेशा ये होता है कि पहले वो पहली कंडीशन चेक करता है, अगर ये ट्रू हो गई तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करता है। तो मेरे केस में क्या हो रहा था कि 1 से चले 2 से चले, ठीक है। तो 1 से चले, क्या 1 नल है? नहीं है, तुरंत जाओ, ये वैल्यू चेक ही नहीं कर रहा था। 2 पर आया, क्या 2 नल है? नहीं है। इस कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा था, तो ये कंडीशन इसके लिए बेकार हो गई थी। तो 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, 4 से नल पर आ गया।
इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड किया कि भैया ये तो नल ना हो और मतलब कि एंड अब इसकी वैल्यू इसके बराबर ना हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप और यूज कर रहे हो तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खाली पहली कंडीशन चेक होती है, दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगी। अगर पहली वाली ट्रू हो जाए तो, अगर पहली वाली फॉल्स हो जाती है तभी जाकर दूसरी वाली कंडीशन चेक होती है। अगर यहाँ पर ये नल होता और यहाँ पर मेरा और लगा होता तो पहली वाली फॉल्स हो जाती, उसके बाद ही जाकर दूसरी कंडीशन चेक होती, इसलिए ये दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल एंड लगाया, मेरा और गलत था वहां पर। अच्छा, एक चीज मैंने और करी थी, पहले मैंने इसको इधर लिखा था, फिर मैंने और इसको इधर लिखा था। उससे क्या हो रहा था, उससे क्या होता कि मान लो कि मेरी करंट लोड अभी आ गई नल के बराबर, ठीक है, नल आ गई है, अभी वो करंट नोड पॉइंट कर रही है नल के ऊपर। उससे क्या होता, पहले मेरा ये वाला कोड चलता, करंट नोड की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू आफ्टर वैल्यू, तो कहता कि सी आर की वैल्यू निकालो। बट ये तो नल को पॉइंट कर रही है, तो तुम इसके पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हो, आपकी आ जाती है सेगमेंटेशन फॉल्ट, कि ये पॉइंटर आपका नल है और आप उसकी वैल्यू एक्सेस कर रहे हो। गलत बात, गलत बात। तो उसके लिए सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाती। तो इसीलिए मैंने चेक किया कि भाई पहले कंफर्म करो कि ये नल नहीं है और फिर कंफर्म करो कि इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर नल होगा तो ये इसमें अगर मतलब कि यहीं पर फेल हो जाए। और के केस में पहली कंडीशन फॉल्स होगी तभी दूसरी ट्रू होगी, एंड के केस में पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरी कंडीशन चेक होगी, नहीं तो दूसरी कंडीशन कभी चेक भी नहीं होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार डिबग करने में काफी हेल्प करता है। तो ये मेरा कोड खैर हो गया है। ठीक है,